हाय हेलो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग एवरीवन। आप सब कैसे हो? और चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ठीक है, तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी, हमारे जो भारत आवर लैंड है उसकी जितने भी एनसीईआरटी क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चंस और आंसर्स जो भी है एनसीईआरटी के दो पार्ट्स में आने वाले हैं। दिस वीडियो इज गोइंग टू बी पार्ट 1 एंड इन द नेक्स्ट वीडियो यू आर गोइंग टू गेट पार्ट 2। ठीक है, और शुरू करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, क्योंकि आज हमारे यहाँ पे बहुत ही बारिश हो रही है और थंडरिंग भी हो रही है, इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। और उसके ऊपर हमारे जो इन्वर्टर है वो हो गया है खराब, तो इसलिए वीडियो आज ऐसे शूट करेंगे। यूजुअली आप मुझे जैसे देखते हैं कि एक कॉर्नर में मैं रहती हूँ और पूरी जो आपका स्क्रीन है उसमें आपका बुक होते हैं, उसी तरीके से आप आज मुझे नहीं देख सकते। तो लेकिन क्वालिटी का कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होने वाला। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ एंड देखिए, और वीडियो को पॉज करके समझिए और ज़रूर क्वेश्चन और आंसर्स कॉपी कर लीजिए आपके नोटबुक या जहाँ पे भी आप कॉपी करना चाहते हैं कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, लेट्स सी व्हाट वी हैव। Check your understanding. Fill in the blanks by choosing appropriate words from the box given below to complete the summary of the poem. So here you have a box, and in that box you have some words, and below that box what you have is a paragraph. The paragraph is basically the summary. It is basically the summary of your poem. ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, हमें इस बॉक्स से राइट वर्ड्स लेकर यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं। The poem is a tribute to India, celebrating its natural beauty, spiritual heritage and dash. So ये जो पोएम है ये एक क्या है, ये एक ट्रिब्यूट है। ठीक है, इंडिया के लिए एक ट्रिब्यूट है और जो सेलिब्रेट करता है उसके नेचुरल ब्यूटी, उसके जो भी नेचुरल ब्यूटीज है लाइक द हिमालय, द ग्रेसफुल गंगा। ठीक है, और स्पिरिचुअल हेरिटेज। स्पिरिचुअल हेरिटेज मतलब जितने भी हमारे एंशिएंट स्क्रिप्चर्स है, द वेदास, द उपनिषद्स एंड डैश। और किसको प्रेज करते हुए यहाँ पे ये पोएट इस पोएम को लिखा है, तो इट इज गोइंग टू बी हिस्टोरिकल ग्रेटनेस। ठीक है, हिस्टोरिकल ग्रेटनेस। Number 2, the poet praises the dash, describing it as mighty and unparalleled. So this is again very easy. I think we can solve this without even seeing the option. The dash, so what is described here as mighty and unparalleled? It is the Himavant. So this is going to be number 2. Okay, the Himavant. Number 3, see, the dash is depicted as generous and graceful. What is depicted as generous and graceful? Okay, tell me, what is that? Something that actually has been personified, that is something which has been compared to a feminine figure, and that is the river Ganga. ठीक है, okay, next one. While the dash are honored as sacred and unmatched, और किसको sacred और unmatched कहा गया है? The Upanishads. ठीक है, so number 4, Upanishads. Next we have, okay, now देखिए, dash and dash who have enriched. The poem highlights the contributions of dash and dash who have enriched the land with their bravery and wisdom. So you have to mention the names, those figures जिन्होंने भी क्या किया है, हमारे जो भारत है उसको अपने साहस के लिए और विजडम से, अपने साहस से और विजडम से भारत को एनरिच्ड किया है। ठीक है, तो नंबर 5 और नंबर 6 क्या होगा? 5 हो जाएगा आपका वॉरियर्स और नंबर 6 हो जाएगा क्या? सेजेस। ठीक है, चलिए। It also acknowledges the presence of dash and the teachings of dash, highlighting India's deep-rooted spiritual and philosophical tradition. So it also acknowledges the presence of क्या? Presence of the, definitely, the Brahma knowledge. ठीक है, so this is going to be number 7. And next what? Teachings of dash. और किसके teachings को highlight करता है यहाँ पे? बुद्धा, गौतम बुद्धा का जो टीचिंग्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है देखिए,
The poet repeatedly asserts that India is dash, urging everyone to dash her. Poet repeatedly एक चीज क्या करता है, ये बोलते हैं कि इंडिया डैश है, इंडिया क्या है, इंडिया इज पियरलेस. सो दिस इज गोइंग टू बी नंबर 9. पियरलेस का मतलब आपका अनइक्वल्ड या अनमैच्ड. ठीक है, यूनिक ऑल्सो वी कैन से. ओके, अर्जिंग एवरीवन टू डैश हर, क्या करना. Okay, now let's go to the second one. What is the second one? Complete the following features about the poem. Number 1, the impact on the readers. That means that when the readers read this poem, उसके ऊपर क्या impact आते हैं. ठीक है, what is the mood of the readers, or how does the mood of the readers become when he or she reads the poem. ठीक है, तो जब कोई रीडर इस पोएम को पढ़ रहा होता है तो उसके अंदर एक फीलिंग ऑफ प्राइड आता है, पेट्रियोटिज्म. ठीक है, यानी कि एक पेट्रियोटिक फीलिंग आते हैं, एंड लव फॉर द कंट्री. ठीक है, नेक्स्ट वन, द पोएट्स एटीट्यूड टोन. पोएट जब ये पोएम लिखा तो उसका एटीट्यूड क्या था. ठीक है, उसका टोन क्या है इस पोएम में. द टोन इज डेफिनेटली पेट्रियोटिक एंड एडमायरिंग एंड ऑप्टिमिस्टिक. ऑप्टिमिस्टिक का मतलब है होपफुल. ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक मतलब होपफुल. तो वो डेफिनेटली पेट्रियोटिक था, मतलब कंट्री के लिए जो प्यार है, जो प्रेम है, इस पोएम में हमें सभी को दिख रहा होता है. ठीक है, और एडमायरिंग, डेफिनेटली ही एडमायर्स इंडिया, सो देन दैट्स व्हाई ही इज सेइंग दैट वी शुड प्रेज इंडिया. और क्या है, ऑप्टिमिस्टिक, और इंडिया का जो ग्लोरियस पास्ट है, जो ग्लोरियस हिस्ट्री है, उसको लेकर पोएट जितनी होपफुल है, फ्यूचर को लेकर भी उतनी ही होपफुल है. ठीक है, नेक्स्ट वन. अभी देखो राइम स्कीम. तो ये जो पोएम है इसका राइम स्कीम क्या है. देखिए, इसको समझने से पहले हम थोड़ा सा एक एग्जाम्पल देखते हैं, 2 एग्जाम्पल देखते हैं. चलिए. सो द स्काई इज ब्राइट एंड व्हाइट टुडे, द बर्ड्स आर फ्लाइंग हाई अबव, द क्लाउड्स ड्रिफ्ट स्लोली फार अवे, ऑल फिल्ड विद पीस एंड जेंटल लव. तो यहाँ पे देखिए, ये जो लास्ट वर्ड है ना फर्स्ट लाइन का, टुडे, और फिर ये देखिए अवे. ठीक है, तो टुडे और अवे ये दोनों राइमिंग लग रहा है ना हमें. और देखिए, ये जो अवप है और जो लव है, ये दो भी हमको राइमिंग लग रहा है. तो यानी कि इसका जो फर्स्ट लाइन है और थर्ड लाइन है, जो सेकंड लाइन है और थर्ड लाइन है, फोर्थ लाइन है सॉरी, तो वो क्या है, राइमिंग, एक राइमिंग पैटर्न फॉलो कर रहा है. तो इसके लिए इसका जो राइमिंग स्कीम हो जाएगा वो है ए बी ए बी. ठीक है, और एक एग्जाम्पल देखते हैं. The sun is shining in the sky, the kites are flying very high, the flowers bloom in fields so green, the prettiest sight I have ever seen. तो इसका मतलब क्या है कि देखिए ये जो स्काई है ये किसके साथ राइम हो रहा है, स्काई के साथ हो रहा है हाई, और ग्रीन के साथ हो रहा है सीन. ठीक है, तो यहाँ पे ये जो पैरा है इसका जो राइम स्कीम हम कह सकते हैं वो है ए बी बी. ठीक है, ए बी बी. तो अभी आते हैं हमारे पोइम की तरफ. ठीक है, चलिए. तो देखिए, ये जो हमारे पोएम है यहाँ पे लास्ट वर्ड देखिए, आवर्स, अर्थ, आवर्स. ठीक है, अर्थ, ग्रेस, आवर्स, देम. हमें तो नहीं लग रहा कि यहाँ पे कोई भी वर्ड किसी से मैच है या राइम है. ठीक है, तो वी कैन से दैट दिस पोएम हैज नो राइम स्कीम. ठीक है, इसका कोई भी राइम स्कीम नहीं है, या वी कैन ऑल्सो से दैट इसका कोई राइमिंग पैटर्न नहीं है. ठीक है, नो राइम स्कीम या नो राइमिंग स्कीम. ओके, नेक्स्ट चलिए देखते हैं, नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं. सो नंबर 4 है क्या, एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन. यहाँ पे इसका स्पेलिंग थोड़ा गड़बड़ हो गया, पर्सोनिफिकेशन. ठीक है, पर्सोनिफिकेशन. सो एग्जाम्पल्स ऑफ पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन इज व्हाट, इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच. ठीक है, हमने जो हमारे जो एक्सप्लेनेशन वीडियो है
उसमें आपको ये फिगर्स ऑफ स्पीच मिल जाएंगे। तो अगर आप अभी तक उसको नहीं देखे हैं तो जाकर प्लीज देख लीजिए और फिर क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करने के लिए ये वीडियो देखिए। ओके, तो यहाँ पे जो कविता है, यहाँ पे बहुत सारे फिगर्स ऑफ स्पीच यूज किया गया है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें एक एग्जाम्पल देना है पर्सोनिफिकेशन का। ठीक है, तो हमें सबको पता है कि गंगा जो है उसको जेनरस कहा गया है। ठीक, गंगा जो है उसको एक ह्यूमन लाइक क्वालिटी दिए गए हैं। ठीक है, सो द गंगा इज जेनरस, हियर द रिवर इज गिवन अ ह्यूमन लाइक क्वालिटी दैट इज जेनरोसिटी, एज इफ इट कैन बिहेव लाइक अ काइंड पर्सन। ठीक है और ये भी है इस लाइन में, आप अगर आपको याद है कि आपको जो कविता है वहां पे ये भी लाइन है, विच अदर रिवर कैन मैच हर ग्रेस। ठीक है, एक बार आप रेफर करिए। सो विच अदर रिवर कैन मैच हर ग्रेस। ठीक है, ये भी है यहाँ पे। सो यहाँ पे ये जो है ना हर, ये एक प्रोनाउन है, राइट, ये तो एक प्रोनाउन है। तो ये जो प्रोनाउन है ये भी गंगा के लिए यहाँ पे दिए गए है या यूज करी गई है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अभी देखिए यहाँ पे नंबर 3 जो है, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ द रिफ्रेन शी इज पियरलेस लेट्स प्रेज हर। तो ये जो रिफ्रेन है, ये जो लाइन है, शी इज पियरलेस लेट्स प्रेज हर, इसका इम्पैक्ट क्या है पोएम के ऊपर, या ऐसे भी हम कह सकते हैं कि ये जो लाइन है पोएम में इसका रोल क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, द रिफ्रेन शी इज पेयरलेस लेट अस प्रेज हर has a strong impact on the poem. It emphasizes that the country is unique and has no equal in the world. The repetition of this line creates a musical rhythm and makes the poem more memorable. ठीक है, so this is a very important point that you must write कि इसका लाइक इम्पोर्टेंस सिर्फ यही नहीं है कि ये जो कंट्री है भारत, ठीक है, उसका जो यूनिकनेस है, उसका जो लाइक वो जो अनराइवल्ड है उसको ही सिर्फ दिखाता है, बल्कि ये भी रोल प्ले करता है कि एक म्यूजिकल रिदम लाता है पोएम में। ठीक है, एंड मेक्स द पोएम मोर मेमोरेबल। इट ऑल्सो डेवलप्स अ पेट्रियोटिक फीलिंग इन द रीडर एंड इंस्पायर्स देम टू फील प्राउड ऑफ देयर नेशन। ठीक है, moreover, the phrase "let us" suggests unity and encourages everyone to join together in praising the country. So सिर्फ वही यही सब पॉइंट्स नहीं, बल्कि ये भी है कि ये जो फ्रेज है "let us", ये एक कॉन्सेप्ट या आइडिया को दर्शाता है, और वो है क्या, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ठीक है, लेट अस मतलब पोएट जो है वो सभी को कह रहा है कि आइए, as an Indian, irrespective of whatever caste, religion, creed, whatever we belong to, let us all as Indians praise the greatness of India. ठीक है, चलिए नंबर 4 देखिए, complete the following sentence appropriately. India is metaphorically described as this sunny golden land, suggesting that, ठीक है, तो मेटाफोर इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ स्पीच, और वो क्या होता है मैंने समझाया पिछले वीडियो में, तो जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो ये जो है यहाँ पे दिस सनी गोल्डन लैंड, तो इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो इंडिया इज मेटाफोरिकली डिस्क्राइब्ड एज अ सनी गोल्डन लैंड, सजेस्टिंग दैट इट इज रिच, प्रॉस्परस, ब्राइट एंड फुल ऑफ नेचुरल ब्यूटी एंड वार्मथ। यानी कि ये जो फ्रेज है सनी गोल्डन लैंड, basically it shows the richness, ठीक है, the richness, the fertility, okay, fertility of India। ठीक है, कि इंडिया का जो लैंड है, जो खेत है, वो कितने हरे भरे है, फिर वहाँ पे कितने डिफरेंट टाइप्स के फसल उगाए जाते हैं, तो ये सब दर्शाता है। ठीक है, इसीलिए ये जो फ्रेज है सनी गोल्डन लैंड, इसको एज अ मेटाफर तो चलिए बढ़ते हैं नंबर 5 की तरफ। The poet uses symbolism. Match the symbols in column 1 to suggest what they symbolize in column 2. तो ये जो हिमावंत है वो एक्चुअली क्या सिंबलाइज करते हैं। ठीक है, तो चलिए, नॉलेज एंड एनलाइटनमेंट, स्पिरिचुअल फिलोसफी एंड लेगेसी, प्योरिटी एंड जेनरोसिटी, रिचनेस एंड ग्लोरी, स्ट्रेंथ ऑफ परमानेंस, या
courage and wisdom. So definitely it symbolizes strength and permanence. ठीक है. नंबर 2 देखिए गंगा. गंगा क्या सिंबलाइज करता है? डेफिनेटली प्योरिटी एंड जेनरोसिटी. नंबर 3 देखिए उपनिषद. हमारे जो उपनिषद है वो क्या दर्शाते हैं? वो दर्शाते हैं स्पिरिचुअल एंड फिलोसॉफिकल लेगेसी को. ठीक है. गैलेंट वॉरियर्स एंड सेजेस. जो गैलेंट वॉरियर्स और सेजेस है वो क्या दिखाते हैं? करेज एंड विजडम. ब्रह्मा नॉलेज एंड बुद्धास धामा. व्हाट डज इट शो? नॉलेज एंड एनलाइटनमेंट. सो दिस वन इज नंबर 5. ठीक है. इतनी जोर से बारिश आई है यहाँ पे ना, इतनी जोर की बारिश आई है यहाँ पे कि क्या ही बोलूं. और थंडरिंग भी हो रहा है काफी. तो चलिए सनी गोल्डन लैंड. नंबर 6 है सनी गोल्डन लैंड. तो सनी गोल्डन लैंड क्या होगा? रिचनेस एंड ग्लोरी. सो दिस इज नंबर 6. ठीक है. चलिए the poet uses imagery, that is descriptive language, to create vivid mental pictures that appeal to the senses. Give any two examples from the poem. इमेजरी का कोई भी 2 एग्जाम्पल देना है. तो इमेजरी मतलब अगर किसी भी चीज को पढ़ के हमारे आंखों के सामने या दिमाग में एक बहुत अच्छा इमेज क्रिएट हो जाता है, विजुअल इमेज क्रिएट हो जाता है. ठीक है. जैसे कि मान लो सनी गोल्डन लैंड, व्हाट वी कैन बेसिकली विजुअलाइज. यहाँ पे ना बहुत जोर से बारिश आई है और थंडर भी हो रहा है. ठीक है. तो चलिए द सनी गोल्डन लैंड. तो ये जो फ्रेज है द सनी गोल्डन लैंड, ये पढ़ते ही ठीक है हमें दिमाग में क्या आता है कि एक बहुत बड़ी फील्ड का इमेज आता है ना, जहाँ पे एकदम गोल्डन राइस है या गोल्डन वीट से एकदम भरा हुआ है, खेती बहुत फर्टाइल है. ठीक है. फसल इस बार बहुत अच्छा हुआ. इसी तरह का एक इमेज क्रिएट होता है हमारे आंखों के सामने. और माइटी हिमालयस का तो क्या ही बात बताओ, इतना ऊंची ऊंची जो पर्वत है, ठीक है, हिमालय पर्वत, उसका ख्याल आता है जब भी हम देखते हैं इस फ्रेज को. ठीक है. तो चलिए what is the impact of the use of hyphens in the first stanza? Select the options that are true. तो फर्स्ट स्टैंजा में जो हाइफेंस यूज किए गए हैं ना, उसका इंपॉर्टेंस क्या है या उसका जरूरत ही क्या है. ठीक है. तो ऑप्शन नंबर 1 देखिए, क्रिएट्स डेलिबरेट पॉज टू रीइंफोर्स द सेंस ऑफ एडमायरेशन एंड प्राइड. कि वो डेलिबरेटली पॉज लेता है, पॉज देता है वो हाइफेन, ताकि एक सेंस ऑफ एडमायरेशन और प्राइड क्रिएट हो कि वो इतना लाइक एज इंडियंस वी आर सो प्राउड. ओके. That we are bound to stop, right, to admire the um, qualities of our country or features of our country. Okay. It can be the geographical features, it can be the spiritual history, right, or it can be the Brahma knowledge. Okay. Number 2 option is emphasizes the contrast between India's strengths and weakness. वो इन स्ट्रेंथ वर्सेस वीकनेस कर रहा होता है क्या पोएम में? नहीं. नंबर 3 lends to the lyrical quality, giving it a measured chant like rhythm. हाँ, एक lyrical quality तो definitely है. ठीक है. So number 3 and number 4 is suggest hesitation or uncertainty in the poet's claims about India. कहीं पे क्या हमें इस कविता पढ़ के ऐसे लग रहा है कि पोएट खुद भी कंफ्यूज है इंडिया के बारे में? नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं होगा. एंड नंबर 5 देखिए क्या है, प्रेजेंट्स अ की एलिमेंट ऑफ इंडियाज ग्रेटनेस बिफोर द हाइफन and makes a strong assertion about its uniqueness after the hyphen. मतलब ये जो हाइफन है फर्स्ट लाइन में, आपका जो टेक्स्ट है उसको रेफर करिए थोड़ा सा. तो वहां पे जो टेक्स्ट है देखिए, फर्स्ट लाइन द माइटी, ठीक है, द माइटी हिमावंत इज आवर्स, ये है. इसके बाद ये हमारा हाइफन है. ठीक है. फिर क्या कहा गया है? देस no equal anywhere on earth. ठीक है. तो ये जो हाइफन है, सो प्रेजेंस अ की एलिमेंट ऑफ इंडियाज ग्रेटनेस बिफोर द हाइफन. हाइफन के पहले इंडिया का एक कोई भी ग्रेट फीचर के बारे में वो बात किए हैं. हाँ, द माइटी हिमावंत के बारे में ये बात किए हैं. और फिर हाइफन के बाद क्या कर रहा है? मेक्स अ स्ट्रॉन्ग असर्शन अबाउट द यूनिकनेस. और पोएट क्लेम कर रहा है कि वो यूनिक है. ठीक है. तो पोएम के बाद क्या बोल रहे हैं? देयर इज नो इक्वल एनीवेयर. ये बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग क्लेम है कि हिमालय की तरह और दुनिया में ऐसे कोई भी पहाड़ नहीं है जो उसके बराबर आ सके. ठीक है. सो व्हाट विल बी आवर आंसर हियर? ऑप्शन ए
1 minute. Option 1 will be the right will be the answer, and along with that number 3, option number 3, along with that option number 5. ठीक है, चलिए चलिए बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट जो है वो उसके तरफ. ठीक है, द पोएट यूजेस हाइपरबोली इन द पोएम. तो पिछले वीडियो में मैं हाइपरबोली भी समझा दी थी. ठीक है, तो चलिए देखते हैं हाइपरबोली क्या है. इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट इन्वॉल्व्स एक्सट्रीम एग्जैजरेशन to highlight a point or create a dramatic effect. It is not meant to be taken literally, but is used to make something sound more impressive or intense. ठीक है, जैसे कि मान लो मैं एक एग्जांपल यहाँ पे लिखती हूँ कि I am so hungry. I am so hungry that I can eat a horse. ठीक है, कि मैं इतनी हंग्री हूँ, मैं इतनी भूखी हूँ कि मैं एक हॉर्स खा जाऊं. ठीक है, तो इसका मतलब कि ये है, लिटरल मीनिंग क्या ये है कि मैं एक हॉर्स खा सकती हूँ कि मैं इतना भूखी हूँ? नहीं, इसका मतलब ये है कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं बहुत ही हंग्री हूँ. ठीक है, टू कन्वे माई हंग्रीनेस मैं क्या यूज कर रही हूँ? एक एग्जैजरेशन यूज कर रही हूँ. ठीक है, तो वो है कि आई कैन ईट अ हॉर्स, मैं इतनी भूखी हूँ मैं हॉर्स ही खा लूं. ठीक है, तो जहां पे भी ऐसे अनरियल एग्जैजरेशन यूज होता है जिसका लिटरल मीनिंग कुछ वैसे नहीं है, मतलब लिटरल मीनिंग वैसा नहीं है, सिर्फ एक इमोशंस को एग्जैजरेट करने के लिए ऐसा करके एक सेंटेंस लिखा जाता है, तभी उसको कहते हैं हाइपरबोली. ठीक है, जैसे और एग्जांपल्स देखते हैं. चलिए, माय लगेज वेट्स अ टन. तो एक टन, तो लगेज का वेट तो एक टन नहीं हो सकता, लेकिन लगेज इतना भारी है, उसका वेट बहुत ही भारी है, और वो जो बहुत हैवी लगेज है उस ये आइडिया को कन्वे करने के लिए आई हैव यूज्ड अ एग्जैजरेशन. सो दिस इज आवर इंस्टेंस ऑफ हाइपरबोली. ठीक है, नेक्स्ट, she was so happy that her smile was a mile wide. So वो इतना खुशी थी, इतना खुश थी कि उस वो जो हंस रही थी बहुत ही वाइड था, और इतना वाइड था कि एक माइल वाइड. ठीक है, तो सच में कि किसी के जो हंसी है, किसी के जो स्माइल है, वो इतना वाइड हो सकता है कि एक माइल उसका लेंथ हो? नहीं. तो बेसिकली आई वांट टू कन्वे दैट कि वो बहुत ज्यादा खुश थे. ठीक है, सो दैट इज व्हाई आई एम यूजिंग एन एग्जैजरेशन. ठीक है, ओके. नेक्स्ट इज द पोएम इज एन ओड. अभी वोड क्या है? ओड, सॉरी नॉट वोड, ओड क्या है? ठीक है, ओड है, ये है, आपने शायद सुना होगा, कुछ फेमस ओड्स है जो इंग्लिश लिटरेचर में पढ़ाई जाती है, और वो है कीट्स के ओड, लाइक ओड टू, उफ सॉरी, लाइक ओड टू ऑटम. ठीक है, ओड टू ऑटम, ओड टू ऑटम हो गया, या आपका ऐसे बहुत सारे ओड्स है. ठीक है, जैसे कि ओड टू अ नाइटिंगेल. ठीक है, सो ये सभी क्या है? कीट्स के ओड्स है. तो ऐसे बहुत सारे ओड्स होते हैं. तो बेसिकली क्या होता है, जैसे मान लो कि ये जो ओड टू ऑटम है, इसमें क्या है, जो पोएट है वो ऑटम को इतना ज्यादा एडमायर करते हैं, इतना ज्यादा प्रशंसा उसके करते हैं कि एक कविता लिखते हैं उसके बारे में. ठीक है, फिर नाइटिंगेल के जो भी क्वालिटीज है, उसका जो सिंगिंग कैपेबिलिटीज है, ठीक है, वो जो इटर्नल है, वो सब क्वालिटीज को एडमायर करते हुए एक पोएम लिखते हैं. ठीक है, तो ओड का मतलब यही होता है बेसिकली कि हम जब भी कोई पोएम लिखते हैं, ठीक है, जहाँ पे भी क्या होता है, जिसको मतलब एक पोएम लिखते हैं हम, और उसमें किसी एक के बारे में बहुत प्रशंसा किया जाता है, बहुत तारीफ किया जाता है, उसको बहुत एडमायर किया जाता है, प्रेज किया जाता है, उसी तरह के जो जो भी पोएम होते हैं वी कॉल देम एज ओड. ठीक है, तो यहाँ पे ये जो पोएम है भारत आवर लैंड, डेफिनेटली इट इज एन ओड, क्योंकि द पोएट हैज प्रेज्ड भारत, praised every geographical features of Bharat, praised the spiritual history and the glory of Bharat. ठीक है, तो बेसिकली दिस पोएम स्टैंड्स एज एन ओड. ठीक है, ये आप पढ़ लीजिएगा. तो जो भी मैंने समझाई है वही है यहाँ पे.
अभी क्या है, नाउ आइडेंटिफाई एग्जांपल्स फ्रॉम द पोएम दैट करस्पॉन्ड टू इट बीइंग एन ओड। अभी आपको कुछ एग्जांपल देना है जहाँ पे आप ये प्रूव कर सकते हैं कि ये जो पोएम है भारत आवर लैंड, ये एक ओड है, राइट। टू एग्जांपल्स फ्रॉम द पोएम आर, क्या है, शी इज पियरलेस, लेट्स प्रेज हर। वो पियरलेस है, ठीक है, वो यूनिक है, अनमैच्ड है, अनराइवल्ड है, उसको प्रेज करनी चाहिए, ठीक है। दिस लाइन directly expresses admiration and glorification, which is a key feature of an ode. Another one, what other river can match her grace? ठीक है, ये गंगा के बारे में कहा जा रहा है कि ऐसे कोई भी नदी है नहीं है जो गंगा के साथ कंपेयर किया जा सकता है। So this rhetorical question praises the Ganga by suggesting that nothing can equal it, highlighting the tone of exaltation. ठीक है, चलिए अभी देखिए नेक्स्ट क्या है, द पोएट यूजेस अल्यूशन। अल्यूशन क्या है, देखिए अल्यूशन जैसे कि मान लो हम कोई भी एक पॉपुलर जो फिगर है, पॉपुलर इवेंट है, ठीक है, उसको हम मेंशन करके उसका कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं बताते हैं, बल्कि हम क्या करते हैं, एक थोड़ा सा हिंट देते हैं। जैसे देखिए, चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे चॉकलेट इज माई एचलीज हील। सो एचलीज हील का मतलब हो जाता है आपका वीकनेस, ठीक है। सो व्हेन आई एम सेइंग दैट चॉकलेट इज माय एचलीज हील, मुझे ये बतानी है कि चॉकलेट मेरा वीकनेस है, ठीक है। और चलिए देखते हैं और एक एग्जांपल, ही इज अ रियल आइंस्टाइन। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि क्या वो सच में एक आइंस्टाइन है, मतलब ही ये जो पर्सन है वो क्या आइंस्टाइन है, वो हम बोल रहे हैं क्या, या हम जो आइंस्टाइन को जानते हैं वो फेक है। इसका ये मतलब है क्या, नहीं, इसका ये मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि आइंस्टाइन के जो भी क्वालिटीज है, यानी कि ब्रिलियंस हो गया, ठीक है, या इंटेलिजेंस हो गया, ठीक है। सो ये जो क्वालिटीज है, इस क्वालिटीज को हम यहाँ पे हाईलाइट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ये जो लड़का है या कोई भी है, इसका जो क्वालिटीज है ये आइंस्टाइन से मिलते जुलते हैं। सो दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग और कंपेयरिंग हिम टू आइंस्टाइन, ठीक है। और तो इसका मतलब क्या हो गया, तो देखिए कि अल्यूशन इज अ लिटरेरी डिवाइस, ये एक लिटरेरी डिवाइस है, वेयर अ राइटर makes an indirect reference to a well-known person, place, event, or literary work or cultural element without explicitly mentioning it. ठीक है, तो हम कोई भी एक पॉपुलर पर्सन, प्लेस, इवेंट या कोई भी लिटरेरी वर्क को भी हम मेंशन कर सकते हैं विदाउट गिविंग अ हिंट, लाइक विदाउट गिविंग डिटेल्स अबाउट दैट, ठीक है। उसको ज्यादा एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं करा है, एक्सप्लेन भी नहीं किया है, सिर्फ एक हिंट दे रहा है, और उसी से हमको क्या होगा, वो जो क्वालिटीज है, फीचर्स है, पता चल जाएगा। The reader is expected to recognize and understand the reference based on prior knowledge. Allusion can come from mythology, religion, literature, history और popular culture, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि he fought like अर्जुना, ठीक है। तो वी आर रेफरिंग हियर टू अर्जुना। इसका मतलब है कि अर्जुन के जितने भी क्वालिटीज है, लाइक ब्रेवरी, ठीक है, ऑनेस्टी, ये सभी को हिंट किया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्वालिटीज किसमें देखा गया है, ही इस ये जो पर्सन है इसमें ये क्वालिटीज देखा गया है, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली अल्यूशन। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी है, लाइक ही इज रियल आइंस्टाइन इन मैथमेटिक्स क्लास, ठीक है। तो यहाँ पे आइंस्टाइन के जो भी क्वालिटीज है उसको कंपेयर किया जा रहा है ही के साथ, ठीक है। नाउ रीड द एक्सप्लेनेशंस एंड आइडेंटिफाई द मैचिंग allusions फ्रॉम द पोएम फॉर द फॉलोइंग। यहाँ पे कुछ आपको allusion का एग्जाम्पल दिया गया है, आपको लिखना है कि वो कौन चीज को इंडिकेट कर रहा है पोएम से, ठीक है। An allusion to the ancient Indian scriptures that form the philosophical core and symbolize
deep wisdom and enlightenment. What will be the answer? Upanishads. ठीक है, Upanishads. Next one, an allusion to the concept of spiritual knowledge associated with self-realization and ultimate truth. ठीक है, तो ये जो concept of spiritual knowledge है वो क्या है? ब्रह्मा नॉलेज. ठीक है, ब्रह्मा नॉलेज. नेक्स्ट देखिए, allusion to Gautam Buddha's teachings which include passion, non-violence, enlightenment. These highlights India's role in shaping major religious and philosophical traditions. गौतम बुद्धा का जो भी टीचिंग है उसको क्या कहा जाता है? धामा. ठीक है, so it is an allusion to धामा, right? चलिए, so we have completed the first part of the question answers. Now इसको आप पॉज करके लिख लीजिए जो भी आंसर्स आपको लिखना है. So this was the ending of the first part. Next part में बाकी जो भी क्वेश्चन आंसर्स लेफ्ट है वो सब आपको मिल जाएगा. ठीक है, तो चलिए, गुड बाय फॉर टुडे.